हेलो बच्चों, बीएसएस शंकर सर नवोदय में स्वागत है। आज हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023-24 मार्क टेस्ट का ये 5वां मार्क टेस्ट था, जो हमारे मुंगेली ज़िला छत्तीसगढ़ में पथरिया ब्लॉक में लिया गया। तो उसी के पेपर को हम हल करेंगे। इसमें बहुत मस्त मस्त प्रश्न है ना। ये प्रश्न को बिल्कुल आपको एक दो बार हल करके देखना चाहिए। इसी तरह के ही प्रश्न आपको नवोदय पेपर में पूछे जाएंगे, इसलिए ये नवोदय की दृष्टि से बहुत मस्त प्रश्न है। तो चलो हम इसमें गणित के प्रश्नों को हल करते हैं। ये हमारा मानसिक योग्यता का प्रश्न है और उसके बाद बहुत मस्त मस्त प्रश्न है ना, इसको बिल्कुल आपको हल करना चाहिए। तो ये गणित का प्रश्न है, अंक गणित। तो इसमें है 41 नंबर में होता है ना गणित। किसी भी सेट को देखोगे तो आपको 41 नंबर में ही गणित मिलेगा। 99 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें अंक 8 इकाई स्थान पर हैं। प्रश्न को बिल्कुल आपको पढ़ के समझ जाना चाहिए कि प्रश्न क्या बोल रहे हैं। जैसे ये प्रश्न बोल रहा है कि 99 और 1000 के बीच में हमें संख्या निकालना है जिसके इकाई अंक में 8 होना चाहिए। तो है 41 प्रश्न है ये 41 प्रश्न। तो 99 से 1000 के बीच ना, तो पहले हम 99 में तो नहीं है ना, 8 नहीं है, तो हम सीधा 100 से लेते जाते हैं। तो हम लेते हैं 100 से 200 के बीच में ले लेते हैं ना। छोटी छोटी संख्या लेंगे तो गिनने में हमको आसानी होगा। देखते हैं इसमें कितना आता है। 100 एक तो 108 आएगा। 108 100 के बाद सीधा 108 ही होगा ना। उसके बाद 118 आएगा, उसके बाद 128 आएगा। इकाई अंक में 8 होना चाहिए। और उसके बाद हो जाएगा 138, फिर 148, फिर 158, फिर 168, फिर 178, और उसके बाद क्या आएगा आगे 188, और उसके बाद आ जाएगा 198, फिर तो आगे 200 आ जाएगा ना। तो देखो अब इसको गिनो कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 100 से 200 के बीच, मतलब 99 एक बस तो कम है ना, तो 99 में तो है ही नहीं यार। तो 100 से लेके चलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इकाई अंक में 8, यहाँ तक 100 से 200 तक कितना आएगा 10 आएगा। अब इसी तरह हम 200 से अब आगे लेते हैं, तो ये हो जाएगा 200 से 300 के बीच में लेते हैं। तो इसमें भी वही होगा, इसमें भी यही सब आएगा। यहाँ पर बस सिर्फ 200 बदलते जाएगा। मान के चलो यहाँ सभी जो है ये 200 होते जाएगा। 208, 218, 228, 238, 248, 258, 268, 278, 288 और 298, इस तरह। अब इसको भी गिनो तो ये भी अब हमारा 10 ही होगा। थोड़ा समझना पड़ेगा ना, तो बच्चे फंस जाते हैं। मेरा ही पढ़ाए हुए बच्चे फंस गए थे इसमें। तो अब देखते हैं उसके बाद अब 300 तक आएगा। अब 300 से हमको 400 देखना, 1000 तक देखना है ना। 300 से 400 तक, तो इसमें भी वही होगा 10। आप निकाल के देखना, यही सब फिर आ गई। ये 308, 318 ऐसे होते जाएगा। और उसके बाद वीडियो बड़ा हो जाएगा तो लिख के बताएंगे, तो आप अब इतने में समझ गए होंगे। 500 तक में यहाँ भी 10 होगा, और उसके बाद 500 से 600 तक में यहाँ भी 10 होगा, और उसके बाद 600 से 700 के बीच में यहाँ भी 10 होगा, और उसके बाद 700 से 800 के बीच में, बीच में बताना ना, इसके बीच में यहाँ भी 10 हो जाएगा। और उसके बाद 800 से 900 के बीच में देखना है, तो यहाँ भी 10 हो जाएगा। 10 8 आएगा इकाई अंक में। और फिर 900 से 1000 के बीच में देखना है, तो यहाँ भी वही होगा 10। तो चलो इसको यहीं तक बताना है ना हमको, तो इसको हम जोड़ देते हैं कितना आता है। तो 0 की 0 आ जाएगा। और कितना है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 90 आ रहा है। कई बच्चे इसमें 100 गिने थे, तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा 90, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, सी है। इस तरह हल करना है प्रश्न को।
इसका कोई सूत्र उत्र नहीं, इसको अपने दिमाग का उपयोग करके बनाना होता है। कई प्रश्न ऐसे आता है ना नवोदय में जो आपको अपने दिमाग का उपयोग करके बनाना पड़ता है। अगला प्रश्न है 42 इसमें का 108 भागित, ये बोर्ड मास के नियम से बनेगा ना ये। 108 भागित 36 गुणित 4 धन 2.5 गुणा 4 भागित 0.5 ऋण 10 का मान है। तो इसको बोर्ड मास के नियम से बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो इसमें चिन्ह को देखना पड़ेगा ना, क्या क्या चिन्ह दिया है। तो ये तो भाग दिया है, गुणा दिया है, जोड़ना दिया है, फिर गुणा भाग, फिर ऋण भी दिया ना। ये दशमलव है ना, ये ऋण नहीं है, 0.5 है, 0.5। ठीक है, ज़्यादा बड़ा बना दिया था। तो ठीक है, तो इसमें हम देखो अब सबसे पहले इसमें किसे बनाएंगे, सरल, ज़्यादा कठिन तो नहीं है ये। सबसे पहले भाग को बनाना पड़ेगा। यहाँ ये भाग है, यहाँ भी भाग है, तो चलो हम बनाते हैं। तो हम 36 में इसका भाग करेंगे तो क्या आएगा, 36 दूनी 72। 36 पे भाग करेंगे इसको 108 को, तो जाएगा ये 36 चौक में ज़्यादा हो जाएगा, 36 तिया 36 तिया जाएगा, तो 3 6 18 की 8 हासिल 3 9 1 10। ठीक है, 36 तिया जाएगा ये। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा ना। और उसके बाद तो भाग, इसी को भाग दिए हैं तो आया है ये दोनों को पहले भाग दिए हैं, तो 36 तिया आ गया। फिर क्या चिन्ह आगे में, गुणा, तो गुणा फिर एक बार लिखना पड़ता है ना, सेम के सेम। इसमें एक बार में एक ही चीज़ को करना पड़ता है। शुरू में भाग का हम काम किए हैं, फिर आगे अब देखेंगे, यहाँ भी वही करेंगे। यहाँ क्या है, 4 भागी 0.5 है। चलो एक बार इसको लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 4 भागी 0.5 ऋण 10। इधर भाग का काम यहाँ इसका कर देंगे ना, क्योंकि इसको बटा में लेके इसको दशमलव हटाएंगे पहले। तो ये हो जाएगा आपका दशमलव हट गया, 5/10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ बच्चा हमारा, एक लाइन में और ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर। धन, यहाँ भी इसका भी दशमलव हटा देते हैं साथ साथ में। नहीं, अभी नहीं हटाएंगे, जब काम आएगा तो इसका हटाएंगे, अभी वहीं पर देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2.5। अब गुणा में क्या बचा हमारे पास, 4 बचा था, और यहाँ दशमलव हट गया, मतलब 5 बचा है ना। ये तो बार बार नहीं लिखेंगे ना, इसको लिखेंगे फिर तो हमारा बहुत बड़ा गणित हो जाएगा। तो हम इसको अब जो है इसको, चलो एक बार लिख ही देता हूँ मैं, 5/10 बचा है, और यहाँ ऋण 10। ठीक, इसी को दशमलव हटाए तो इसको फिर से एक बार लिखा हूँ साफ सुथरा। अब हमारा आ जाएगा 3 गुणा 4 धन 2.5। अभी इसका मैं नहीं काम कर रहा हूँ ना, अभी मैं भाग को ही हल कर रहा हूँ बस। तो ये 4 हो जाएगा। अब ये क्या चिन्ह है यहाँ, भाग, तो एक गुणा में बदलेगा तो संख्या ऊपर नीचे हो जाता है, बस यही होता है भाग में। अब डायरेक्ट हमको भाग देते भी नहीं बढ़ रहा है ना, तो हमको कर देंगे तो ये इस तरह हो जाएगा। तो नीचे में 5 आ जाएगा और ऋण 10, तो हम कटा देंगे 5 दूनी 10। फिर देखते हैं तो 3 गुणा, ठीक है, सिंपल सवाल है कि इस चीज़ को करते जाना है हमको आगे, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो 3 गुणा 4 धन 2.5 गुणा क्या बचा है, ये तो 5 कर गया ना, तो 4 दूनी 8 ऋण 10, इस तरह हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं फिर क्या आएगा। आगे हमारा देख गुणा बचा है, ये गुणा ही था ना, एक गुणा यहाँ रहा, 2 गुणा है, गुणा बचा है, तो गुणा में पहले आएंगे, क्योंकि बोर्ड मास में भाग के बाद गुणा का नंबर आता है। तो हो जाएगा 4 तिया 12। फिर आगे में क्या है, धन, तो धन, अब यहाँ भी गुणा है वही, तो इसमें हम करेंगे 25 चौसा होता है, लेकिन यहाँ 8 है, तो 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। दशमलव कितने अंक के बाद, 1 अंक के बाद, तो यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। थोड़ा संख्या आगे कर लेते हैं दशमलव लगाने के लिए, तो यहाँ करेंगे तो यहाँ दशमलव हो जाएगा। ठीक है, आगे में क्या बचा है, आगे में बचा हमारा ऋण। तब देखो अब गुणा वाला काम भी बंद हो गया ना, अब क्या बचा है, जोड़ना और घटाना। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ना वाला, तो हमको 12 को जोड़ना है और 20 को जोड़ना है। दशमलव के बाद 0 कोई मतलब नहीं, 20 बस है, तो 12 और 20 कितना हो जाएगा, यहाँ ये 32 हो जाएगा। ऋण 10, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, अब क्या हो, जोड़ना भी खत्म हो गया, अब बचा हमारा घटाना, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, इसका 22 आ जाएगा। सिंपल सवाल था, 22 ए ही ऑप्शन में आया है ना ये। अगर आप नियम से काम करते जाओगे, आपको हड़बड़ा के 2 चीज़ नहीं करना, यहाँ भाग कर दिए, इस भाग को भी हटा दिए, तो ऐसे में उत्तर आना, गलत उत्तर आ जाता है। तो आपको एक भाग को पहले हटा लो, शुरू वालों को, उसके बाद उसको सेम के सेम उतार लो, फिर दशमलव हटाने के बाद
क्योंकि दशमलव में था ना ये, तो इसको हल करो। इस तरह हल करने पर गलती नहीं होता कहीं पर भी। तो इसका उत्तर हमारा आया 22, जो ए ऑप्शन में है। अगला प्रश्न है 43। तो इसमें है 5, 10 और 35 के सबसे छोटे गुणज और सबसे बड़ी गुणनखंड का अंतर, है ना। प्रश्न को समझना पड़ेगा इसमें। 5, 10 और 35 के सबसे छोटे गुणज, गुणज का मतलब तो पहाड़ा होता है ना, लेकिन ये बोल रहा है कि 5, 10 और 35 के सबसे गुणज, मतलब इसका पहाड़ा, ऐसे पहाड़ा को लेना है जो 5 में भी आए और 10 में भी आए और 35 में भी आए। तो हमको इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको तो लघुत्तम समवर्तक निकालना पड़ेगा गुणज के लिए, ताकि तीनों के पहाड़ा में आए। ठीक है, तो हम चलो इसका लघुत्तम समवर्तक निकालते हैं। लघुत्तम मतलब इसको लस अभी बोलते हैं ना। तो 5, 10 और 35, अच्छा तो हमको मालूम है ना इसका लस क्या आएगा। हम देखते लस निकालने में देखते क्या है, पहले सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। तो ये 35 हो गया, 35। फिर इसको बारी बारी से कटा के देखेंगे 10 के पहाड़ा में 35 आता है क्या, नहीं। तो इसे आगे बढ़ाओ, तीनों के पहाड़ा में वो आना चाहिए। तो 35 दूनी 70, तो 70 आता है क्या 10 के पहाड़ा में, हाँ 10 7 70। 5 के पहाड़ा में आता है 14 5 70, या 5 14 70 होता है। तो यही इसका लस आएगा। आप एक निकाल के देख लेना, इसका लस वही आएगा। मैं इसमें समय नहीं बर्बाद करूंगा। तो इसका लस हो गया हमारा 70, तो इसका हो गया 70 लस बराबर। ठीक, लस इसका 70 आ गया। अब हमको इसी का मस अभी निकालना है, गुणनखंड, मतलब सबसे छोटे इसका गुणनखंड देखना है। मतलब छोटे छोटे गुणनखंड तो बोला है ना प्रश्न में, और सबसे छोटे गुणनखंड। तो देखते हैं कि इसका सबसे छोटा गुणनखंड कौन होगा, ताकि तीनों को होना चाहिए ना वह। तो इसमें आ जाएगा, मतलब मसा निकालेंगे। तो मसा को हम निकाल के दिखा देते हैं आपको। मसा वही है 5, 10 और 35। तो पहले तो ये 2 के पहाड़ा में तो नहीं कटेगा, तीनों मस मतलब तीनों एक के पहाड़ा में ही कटना चाहिए जो ले रहे हैं उसमें। अगर 2 ले रहे हैं, 2 में ये तो कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा। 3 में तो नहीं कट रहा है। तो हमको 5 में देखना पड़ेगा, क्योंकि अब भाज्य संख्या में ही देखते हैं। तो 5 1 कम 5, 5 दूनी 10 और 5 7 35, इस तरह 5 में कटा। तो इसका क्या आया, मसा। मसा इसका आया हमारा, मसा बराबर 5 आया ना। तो हम यही होता है सबसे छोटा गुणनखंड, मतलब ये तीनों का सबसे छोटा गुणनखंड क्या होगा, 5, 10 और 35 का सबसे छोटा गुणनखंड, मतलब मसा आएगा 5 आएगा। इसको मसा बोलेंगे। ठीक है, मसा, यही दोनों निकालना था। प्रश्न को समझना है। गुणज मतलब लसा निकाल दिए, और गुणनखंड बोले तो उसका मसा निकाल दिए। तो यही सबसे छोटा गुणनखंड है ना यार, ये तीनों का। इससे छोटा गुणनखंड अब नहीं होगा, तो हो गया मसा। अब इसमें क्या बोला है, अंतर बोला है, तो अंतर निकाल दो। ये 5 हो जाएगा और ये 65 हो जाएगा। सिंपल सवाल अगर समझ गया सवाल प्रश्न को तो सिंपल हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, 65। अगला प्रश्न है 44। जो 44 प्रश्न क्या बोल रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। छोटी से छोटी संख्या बोल रहे हैं ना इसमें, जिसे 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में शेष 8 ही बचता है। ऐसे प्रश्नों को हमको समझना है। ये हमारा लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक चैप्टर का है। आपको प्रश्न पढ़ते ही समझ आ जाना चाहिए कि ये कौन सा चैप्टर का है, तो इस विधि से बनाना पड़ता है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, छोटी से छोटी संख्या। अब देखो इसमें छोटी से छोटी संख्या तो बोल रहा है, लेकिन ऑप्शन में उत्तर बड़ा बड़ा दिया है। मैं यही बात हर बात बोलते आता हूँ, ये वाला सवाल बनाता हूँ तो ऑप्शन में उत्तर बड़ा बड़ा दिया है और प्रश्न में छोटा छोटा दिया है। तो इसका मतलब इसका हमको क्या निकालना है, लस है या लघुत्तम समवर्तक। लघुत्तम समवर्तक में ही बड़ा उत्तर आता है और मसा निकालते हैं तो छोटा उत्तर आता है। तो इसका हम लसा निकालते हैं तीनों का। तो तीनों का लसा कितना आएगा, ये 24 है। तो 24 के पहाड़ा में तो 20 के पहाड़ा में ये नहीं कटेगा, तो इसका पहाड़ा बनाएंगे। 12 में तो कट जाएगा, तो 24 दूनी 48। ठीक है, 24 दूनी 48 हो जाएगा। फिर 24 ये नहीं, फिर भी नहीं कटेगा ना। 24 या 72, ये भी नहीं कटेगा। 24 चौक 96, ये भी नहीं कटेगा। 20 के पहाड़ा में 24 पंचे 120, 120 आ रहा है। इस तरह ये आप वही चीज़ भी निकाल सकते हो। मेरे को ये भी बहुत सारा लगता है। बड़ा का हम पहाड़ा बनाते हैं, फिर छोटा अंग में कटा कटा के देखते हैं, जहाँ तीनों कटे
3 अंक है ना, 1 2 3, तो तीनों में अगर कट गए हो तो वही उसका लस हो जाता है। तो 120 आ रहा है, तो 120 24 के पहाड़ा में ही आ रहा है, इससे कट जाएगा 24 से, 20 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। 12 दाम 120 होता है और 20 छक्के 120 होता है, कट जा रहा है, मतलब इसका लस क्या आ गया, इसका लस आ गया हमारा 120। ठीक है, इसका लस हमारा यही 120 हो जाएगा। तो अब प्रश्न का आपको समझना है ना, 120 हुआ जो कि 12 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा और 24 से भी कट जाएगा। लेकिन प्रश्न बोला क्या है, प्रत्येक दशा में अगर हम किसी से भी कटाएं, 12 से भी कटाएं तो भी हमको शेष 8 बचना चाहिए, और 20 से भी कटाएं फिर भी शेष 8 बचना चाहिए, और 24 से भी अगर इसको भाग देते हैं तो भी शेष 8 बचना चाहिए। तो हम इसमें 8 जोड़ देते हैं ना, ताकि यही अगर हमारा शेष हमेशा बचता रहेगा। तो ये 8 की 8 और 2 की 2 और 1 की 1, मतलब वह संख्या 128 है, जो अगर हम 12, 20 और 24 से अगर भाग देते हैं तो हमारा हर दशा में शेष 8 ही बचेगा। बहुत सिंपल सवाल है ना। अगला प्रश्न है 45 प्रश्न में है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर कितने समय में पार करेंगी। तो चलो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी मतलब दूरी दिया है ना, 150 मीटर, ठीक है, ये दूरी हो गया, समझो दूरी है। और उसके बाद दिया है किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, मतलब ये चाल है। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, प्रति मतलब बटा में घंटा होता है ना, ये लिखते हैं ऐसे भले हैं इसको। और उसके समय हमको ज्ञात करना है। तो देखो अब सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमको देखना ये मीटर में दिया है, ये किलोमीटर में दिया है, तो इससे हम सूत्र में स्थापित नहीं कर सकते इसको। तो इसके लिए हमको पहले चेंज करना पड़ेगा। तो उसका भी हमको नियम है ना, किसको चेंज करना है, हम इसको भी चेंज कर सकते हैं बड़े में। तो हम इसको देखना है कि उत्तर किस में दिया है, आंसर इसका जो है 4 ऑप्शन है। तो ये सेकेंड मतलब छोटे में दिया है, तो हमको इसको छोटे में चेंज करना है। तो इसका चेंज करने का क्या है नियम, 5/18 में चेंज करेंगे, छोटा में चेंज कर रहे हैं तो इसको छोटा से गुणा करेंगे। अगर इसी को अगर हम बड़े में ले जाते हैं, जैसे कि ये कहीं मीटर में होता है किलोमीटर प्रति सेकेंड में, तो इसको हम 18 के ऊपर में कर देते हैं। ये सब नियम होता है। अब ये सब चीज़ बताने का तो इसमें हम अब बता चुके हैं इसको कई बार। तो अब देखते हैं, इसको कटाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका मीटर प्रति सेकेंड बन जाएगा। जहाँ 5/18 का गुणा हुआ तो मीटर प्रति सेकेंड बन गया, ठीक है। तो इसको कटा देते हैं तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। 2 बार में जा रहे हैं तो ये किलोमीटर कट गया ना, इसी की जगह में तो ये मीटर प्रति सेकेंड हो गए। तो कितना आ गया हमारा, चाल क्या आ गया, चाल आ गया 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकेंड आ गया, ठीक है। हम किलोमीटर को चेंज कर दिए मीटर प्रति सेकेंड में। अब देखो, अब इस समय का सूत्र डालेंगे, सिंपल हो गया सवाल। अब समय बराबर दूरी बटा 4, दूरी बटा 4 होता है। तो दूरी हमारा क्या दिया है, दूरी हमारा है 150 मीटर, और चाल क्या दिया है, चाल दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड। प्रति मतलब बटा में सेकेंड था, तो जो बटा के नीचे बटा होता है तो उसको क्या बताया, तो ऊपर में गुणा में चले जाता है। भाग जो होता है उसको हम पलटाते हैं ना, भाग वाले को गुणा में चेंज करने के लिए, तो ऊपर में जाएगा सेकेंड, इस तरह होता है। तो इसको ये मीटर पहले कट गया, 1 0 कट गया, तो क्या बचा हमारा समय, 15 बस तो बचा ना, तो 15 सेकेंड हो जाएगा। ये 15 सेकेंड इस तरह दिया है इसको। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है भैया इसमें, ये बी ऑप्शन में है। देखना पड़ता है ना इसको हमको, अगर ये तीनों को ही सही से एक नियम में दिया, जैसे कि ये मीटर में दे दिया है और ये हमारा मीटर प्रति सेकेंड में दे दिया है, ये समय भी सेकेंड में दे दिया है, तो कुछ करना नहीं पड़ता, सूत्र में जमा देना पड़ता है। तो यहीं पर हमको पता चल जाता है किसको चेंज करना है, और उसके लिए हमको देखना पड़ता है ऑप्शन को, ऑप्शन में किसको किसका दिया है, किस सेकेंड के दिया है, कि घंटा का दिया है, कि और क्या चीज़ का दिया है, वो हिसाब से हम इसमें उसको चेंज कर देते हैं, एक ही चीज़ में डाल लेते हैं सभी को। प्रश्न संख्या 46। तो 46 प्रश्न में है, किसी संख्या के 30% में से 40 घटाने पर परिणाम 50 आता है, संख्या का मान क्या है। कोई संख्या है ना, तो हम लोग अक्सर करके एक समान के बनाते हैं, तो इसमें हम एक से नहीं मानेंगे ना, इसमें हम सीधा ऑप्शन को ही ले लेंगे उसके जगह में। तो जैसे कि हम कौन से ऑप्शन को ले रहे हैं, पहले 50 को ले लेते हैं, मतलब 150 को, ए ऑप्शन को, तो 150
किसी संख्या की जगह में ना पहले हम एक समान के बनाते थे, हम आपको ऑप्शन के द्वारा बना के दिखाते हैं, बहुत सरल होता है। किसी संख्या के, तो संख्या तो 150 ले लिया, के मतलब गुणा ले लिया, ठीक है। अब 30% में से इसका 30% में से 40 घटाने पर, ठीक है, 150 के 30% में से 40 घटाने पर क्या मिलता है? संख्या मिलता है हमको 50 आता है, ठीक है, संख्या 50 आता है। तो इसी को हमको देखना है। अगर हम 150 लेते हैं और संख्या की जगह में 100 की जगह में अगर 100 मानते थे तो उसके जगह हम 150 लेते हैं, तो क्या ये हल करने पर 50 आता है? अगर आता होगा तो 150 ही इसका उत्तर हो जाएगा। तो चलो हल करते हैं। तो हो जाएगा ये 150 गुणा 30/100, ठीक है, और ये हो जाएगा ऋण 40। तो देखते हैं इसमें हमको 50 आना चाहिए ना, क्योंकि इस पर 50 दिया है बाई ओर, तो हमें दाईं ओर भी 50 आना चाहिए। तो हम इसको गुणा को पहले हल करते हैं ना बोर्ड मास की नियम में, तो 1 0 1 0 1 0 1 0, तो क्या आया? ये 15 45 हो गया। और उसके बाद क्या चिन्ह? ऋण, तो ऋण फिर 40 बराबर 50। तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? 5 बराबर 50। तो ये तो नहीं आ रहा है ना ऑप्शन में, ठीक है, ये नहीं आ रहा है, 150 लेने पर नहीं आ रहा है ये ऑप्शन। तो इसके जगह में हम लेंगे अब 150 में नहीं आया, तो अब ले लेते हैं अगला, कौन है उसको ले लेते हैं। कभी कभी मंजस का समय होता है तो ऐसे ऑप्शन से बनाने में बहुत सरल हो जाता है। तो अब हम ले लेते हैं दूसरा ऑप्शन में है बी में 180 है, तो 180 को ले लेते हैं, फिर वही काम करेंगे। तो हो जाएगा 180 गुणा 30/100 हो जाएगा, प्रतिशत के मतलब बटा में 100 होता है ना, ऋण 40। तब हमको कितना आना चाहिए? यहाँ 50 आना चाहिए। तो हो जाएगा, फिर कटा देते हैं 1 0 1 0 1 0 बस कटेगा, हाँ 1 0 नहीं कटे, क्योंकि एक नहीं 2 0 कट जाएगा, यहाँ भी काट देते हैं ना, ठीक है। अब क्या बचा है? 18 तिया 54 और ऋण 40 और बराबर 50। तो इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 40 10 50 54 14 आ जाएगा, 14 50। तो ये बराबर नहीं है, तो ये भी नहीं आया। अब ले लेते हैं इसके जगह हम कौन सा ऑप्शन लेंगे? अब सी ऑप्शन को लेंगे, देखते हैं सी में क्या आता है कि नहीं आता है 50। तो सी ऑप्शन में क्या है? 300 है। तो यहाँ 300 लेके देखेंगे, 300 गुणा 30/100 ऋण 40 बराबर 50। तो ये हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0, ये हो जाएगा 30 तिया 90 और 1 0 है तो फिर 0 हो जाएगा, 3 तिया 9 और 1 0 तो फिर 90 हो गए, ऋण 40 बराबर 50। तो अगर 90 में 40 गया तो 50 आ गया, और यहाँ भी 50 है, मतलब दोनों साइड 50-50 आ रहे हैं ना। अगर हम प्रश्न में भी ऐसे ही बोला है, प्रश्न बोले कि संख्या के 30% में से 40 घटाने पर परिणाम 50 आता है। तो देखो उसको हम यहाँ संख्या में लिए थे 300 लिए हैं, उसमें से 30% निकाले, फिर 40 घटाए तो कितना आ गया? 50। इधर भी 50 है, मतलब दोनों क्षेत्र बराबर हैं, दाईं ओर और बाईं ओर बराबर है, मतलब इसका उत्तर हो जाएगा तो हमारा 300, जो कि कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, ठीक है। इस तरह बना सकते हो ऑप्शन के द्वारा, और आप एक तरह के बनाओगे फिर भी आ जाएगा। ये 46 प्रश्नों को हम दूसरे विधि से और एक हल करके दिखाते हैं। जैसे कि बोला किसी संख्या के, तो हम संख्या की जगह हम 1 से ले लेते हैं ना, 1 से के मतलब गुणा 30% में से 40 घटाने पर क्या मिलता है? बोल रहा है 50 मिलता है, ठीक। वह संख्या ज्ञात कर रहे हैं, उस संख्या को परिणाम 50 आता है, संख्या का मान बताना है। तो हमें ये इस है प्रश्न वही, हमको 1 की जगह में ये ऑप्शन में दिया है, इसमें से किसको ले, 1 की जगह में कौन सी संख्या लाएं ताकि 50 है, उसको हल करने पर यही बोल रहा है इसमें भी ना। तो चलो हम 1 के पहले मान ही निकाल देते हैं। तो हो जाएगा 1 गुणा 30/100 ऋण 40 बराबर 50। कई विधि होता है निकालने का, आपको जो सरल लगे वही विधि का उपयोग किया करो आप। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 गुणा 30/100, हम अब बराबर लेते हैं तो 50, फिर इसको हम बराबर के उस पर ले जाते हैं, क्योंकि ये अंक वाला है, ये तो भिन्न वाला है ना, तो इसको हम यहीं रख देते हैं, अभी इसको हम उस पर ले जाते हैं। तो ये धन में हो जाएगा 40, बराबर के उस पर जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा धन में, ठीक है। तो हो जाएगा 1 गुणा 30/100
100 बराबर ये 90 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको फिर 100 को बराबर में ले लेना है, तो फिर बराबर उस पर क्या है 90। तो अब ये है तो गुणा में था तो इस पर भाग में चला जाएगा, मतलब ये उल्टा हो जाएगा, भाग मतलब उल्टा हो जाता है, तो ये 30 हो जाएगा। तो 1 0 1 0 और 3 तिया 9, तो 100 का मान हमारा क्या आया 100 तिया 300। ठीक है, इसमें डायरेक्ट आ जाता है, उसमें ऑप्शन के द्वारा लोगे तो आपको देखना पड़ता है कौन से ऑप्शन में आएगा। तो 300 आ गया। तो इसका करने के बाद ये है, हम और इसको लंबा कर देते हैं आपको बता के। 100 की जगह हम अगर हम 300 लेते हैं तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 गुणा 30/100 ऋण 50 बराबर 50। तो इसमें अगर हम हल कर देते हैं इस पर भी 50 आ जाएगा, उस पर भी 50 आ जाएगा, जो हम आपको करके बताए हैं पहले। ठीक है, सिंपल हो तो कोई विधि का उपयोग करो। अब अगला प्रश्न है 47। तो 47 में है 80 से 120 के बीच। ठीक है, 80 से 120 के बीच में बोल रहा है ना, जैसे कि ये 80 हुआ, 80 से 100 के बीच, 120 के बीच अभाज्य संख्या बताना है। इसके बीच में कितने अभाज्य संख्या हैं, बीच में अभाज्य संख्या की संख्या बताना, कितनी अभाज्य संख्या उसको बताना है। तो देखते हैं 80 और 90 के बीच में कौन आएगा, ये हमारा हुआ 80 से 90 के बीच में आएगा 83 हो जाएगा, 83 होगा, और हो जाएगा 89 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों है इसके बीच में। और फिर 90 और 100 के बीच में देख लेते हैं। तो 90 और 100 के बीच में कौन कौन सा अभाज्य संख्या है, तो इसमें 97 बस है ना, एक है इसमें 97। और उसके बाद 100 से हम देखेंगे, 100 से 110 तक अभाज्य संख्या देखते हैं। ठीक है, ये 80 से 90 के बीच ये दोनों हैं, और 90 और 100 के बीच में 97 है। 100 और 110 के बीच में कौन कौन है, पहला तो 101 है, फिर है 103, फिर 107, और एक है 109 है, उसके बाद 109। आपको 100 से 200 तक कम से कम अभाज्य संख्या याद कर लेना चाहिए ना। और उसके बाद पूछा 120 तक पूछा ना, तो हम देखते हैं 110 से 120 तक देखेंगे। अब तो इसमें है एक है मात्र अभाज्य संख्या 110 से 120 के बीच में है 113 बस है, 113। तो गिनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 संख्या। अभाज्य संख्याओं की संख्या 80 से 120 के बीच में 8 अभाज्य संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा, कौन से ऑप्शन में है, ये सी ऑप्शन में है। ठीक है, उसमें अभाज्य संख्या 1 से लेकर 100 तक 25 होता है, और फिर 100 से लेकर 200 तक अभाज्य संख्या होता है 4 4 8 1 9 2 11 12 13 14 15 16 16 3 19 20 21 होता है इसमें 21। तो ये हमारा 47 प्रश्न का हल है। अगला प्रश्न है 48। ये मार्क टेस्ट का प्रश्नों को हल कर रहे हैं ना, इसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, वो आपको नवोदय पेपर के लिए बहुत लाभकारी होगा। ऐसे प्रश्नों का अभ्यास आपको जरूर करना चाहिए, इसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं। तो ये है, इसमें एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 200 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 15% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य है। ये प्रश्न अगर देखने में तो असमंजस जैसे लग रहा है कि इसको हम कहाँ से शुरू करें, लेकिन इसमें बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, और अगर उसी वस्तु को अगर 15% लाभ पर बेचता है तो उसे 200 रुपये अधिक मिलता है, ऐसे बोल रहे हैं प्रश्न बोलने को। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्रय मूल्य को ऑप्शन के द्वारा ले लेते हैं, सिंपल सवाल हो जाएगा। फिर जैसे कि हम क्रय मूल्य, पहले इस क्रय मूल्य ही ज्ञात करना है ना, तो क्रय मूल्य हम लेके बना के देखते हैं कि किसमें हमको 200 रुपये अधिक मिलता है। तो चलो देखते हैं। तो ए ऑप्शन में दिया है 2000, तो हम 2000 का ऑप्शन को ले लेते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, ये हो गया हमारा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 2000 ले लिए। अब इसका 10% निकालते हैं। 10% मतलब 10/100 होगा ना, 1 0 1 0 1 0 1 0, तो कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, और 2 0 200 रुपये हो जाएगा। ठीक है,
इसमें हमको फ़ायदा कितना हो रहा है, 10 लाभ मतलब 200 रुपया हो रहा है। तो हमारा सामान कितना हो जाएगा समझो, जो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 जोड़ेंगे तो 2200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये इतना आ गए। अब इसी का हम 15% निकाल के देखते हैं ना। इसका हम 15% निकालेंगे 2000 का, तो हो जाएगा 15/100। एकदम सिंपल सवाल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। 1 0 1 0 1 0 1 0। अब ये कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा। 15 दूनी 30 और 1 0 डालोगे 300 रुपये हो जाएगा। तो इसका विक्रय मूल्य कितना आया, 2000 में अगर 300 जोड़ेंगे तो 2300 हो जाएगा। ठीक है, 2300 रुपये हो गया। तो देखो इसमें क्या हमारा 200 का फायदा क्या हो रहा है, क्या उससे 10% के अलावा अगर 15% बेचते हैं तो जो घटाएंगे तो पता चलेगा। तो हम 2300 में हम 2200 को घटा देते हैं, तो हो जाएगा 0 0 और 1। इसमें तो हमको 1 रुपये का ही ज़्यादा फायदा हो रहा है ना, 1 रुपये उससे ज़्यादा मिल रहा है, 1 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, मतलब 100 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, इसमें 100 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन प्रश्न में बोला है कि 200 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 15% का लाभ होता है, 200 रुपये अधिक आना चाहिए। तो हम इसमें अब कौन से ऑप्शन लिए थे वे, ए। अब बी ले लेते हैं, ये ए ऑप्शन था जो कि इससे नहीं आया, तो बी ऑप्शन को देखते हैं। बी में फिर वही करेंगे, बी में कितना दिया है, बी में हमारा दिया है 4000। अब ऑप्शन से बनाना सीखो ना, बहुत सवाल सरल हो जाता है। तो इसका भी फिर वही 10% निकालो, तो 10/100, 1 0 1 0 1 0। तो इसका आ जाएगा 4 एकम 4 और 2 0, मतलब 400 रुपये आ जा रहा है। इसमें 10% का मतलब हो रहा है 400, 400 का इसमें फ़ायदा होगा। तो इसको भी जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा, 400 रुपये लिख देता हूँ, जैसा लिखा वैसे ही लिख देता हूँ। तो हो जाएगा जोड़ने पर 4 4 4400 रुपये हो जाएगा। अब फिर इसका हम 15% भी निकालेंगे ना। हम पता ये कर रहे हैं कि 200 अधिक मिलना चाहिए हमको। जैसे कि हम अगर 10% बेच रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 4400 रुपये, 4400। तो अगर हम 15% में बेच रहे हैं तो हमको इससे 200 रुपये ज़्यादा मिलना चाहिए 15% में। तो 15% मतलब 15/100, वैसे प्रश्न बोला है उसी हिसाब से बना रहे हैं। तो 1 0 1 0 1 0 1 0 और 15 4 60 और 1 0 और है यहाँ, फिर 0 डालो 600 रुपये। तो इसमें हमको 15% निकल रहे हैं 4000 का 600 रुपये। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 4600 रुपये। अब देखते हैं इसको भी घटा के देखते हैं दोनों को, तो हो जाएगा 4600 में 4400 को घटाना है, तो 0 0 और ये 2, ये कट, मतलब 200 रुपया इसमें निकल रहा है। जो प्रश्न में सही बैठ रहे हैं, प्रश्न में यही बोला है, अगर हम 10% के अलावा अगर 15% में बेचे तो हमें 200 रुपया अधिक मिलता है बोल रहा है। तो क्रय मूल्य क्या है बोला है, तो वह क्रय मूल्य क्या है हमारा, 4000 है, 4000 रुपये हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है। ठीक है, अगर हम 4000 में बेचे, अगर 10% में बेचते हैं, उसके अलावा अगर 15% में बेचते हैं तो हमको 200 रुपये अधिक मिलता है। इस तरह इसको बनाएंगे। अगर सवाल को आप 2 बार 3 बार पढ़ते हो, अगर जो सवाल आपको समझ नहीं आता है, जो प्रश्न है उसका 2 बार अगर 3 बार पढ़ोगे तो आपको उसका रास्ता निकल जाता है। इसमें क्रय मूल्य हमको पूछा तो हम क्रय मूल्य को ही लेके बनाए हैं। अगला प्रश्न है 49। तो 49 प्रश्न में है, इसमें हमको दिया है कोष्टक में 5/1000 धन 4/10 धन 2/100 का दशमलव समतुल्य बताना। दशमलव में बदलना है इसको कुल मिला के। तो चलो हम बदल देते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ 1 2 3 0 होते हैं, वहाँ 3 अंक के बाद दशमलव हो जाता है। ये नियम हम आपको कई बार बता चुके हैं ना। तो हम सीधा उसी नियम में जाते हैं, 1 2 3, तो 5 लिखेंगे, 1 अंक हो गए, फिर 2, फिर 3, 3 अंक के बाद दशमलव, इस तरह होता है। अब इसको बदलते हैं तो ये क्या होगा, 1 अंक के बाद तो 4, 1 अंक तो हो गया, फिर दशमलव और ये हो गए 0। अब इसको बदलेंगे, इसको बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले हमको, इसको भी 2 अंक के बाद होगा ना, ये 1 अंक 2 अंक, तो ये भी 2 अंक के बाद हो जाएगा। तो 2 तो है पहले से, और 0 डालेंगे 2 अंक हो जाएगा, फिर 1 दशमलव और ये 1 0। बहुत सिंपल होता है, दशमलव में बदलना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हो गया। अब देखो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना बस है सिंपल, तो जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के लिए हमको लिखना पड़ेगा, इस तरह जमाना पड़ेगा ना। अब दशमलव के नीचे दशमलव, इस पर 0 आता है, इस पर 0 और यहाँ 4, फिर यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव, फिर यहाँ 0 है, 0, यहाँ 0 और यहाँ 2। खाली जगह में आप 0 डाल सकते हो ना, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब इसको जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ना का चिन्ह दिया, जोड़ेंगे ही। रात में भले कुछ बोले या ना बोले, लेकिन चिन्ह हमको बता देता है कि क्या करना है। इसमें चिन्ह दिया है
धन का दिया है तो सबको धन करना है, जोड़ना है। तो 5 की 5, 2 की 2 और यहाँ 4 की 4 दशमलव और ये 0, तो 0.425 आ रहा है इसका उत्तर। सिंपल सवाल था। ऐसे बहुत सवाल सिंपल भी आते हैं ना, आपको हड़बड़ाना नहीं है कि नवोदय इतना कठिन होता है ऐसे बोल के, लेकिन हाँ तैयारी तो पूरी जाना है आपको। तो हो जाएगा ये सी ऑप्शन में है, 4 2 5 सी ऑप्शन है। ये तो बनाना ना चाहिए, सिंपल सवाल होता है। प्रश्न संख्या 50 प्रश्न में है 96 0 48 16 को 16 से विभाजित करने पर भागफल प्राप्त होता है। सैकड़ों होगा, 1000 10,000 लाख 10 लाख, 96,04,816 को बोला है ना। तो चलो इसको हम भाग करना, विभाजित करना मतलब भाग करना होता है सिंपल। तो हम ऐसे अगर प्रश्न मिला है तो हम इसको सिंपल भाग कर देते हैं ना, क्योंकि इसमें समय कुछ ज़्यादा नहीं लगता है। आप लिख दो, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज नहीं होगी, इसको बचपन से आप करते आ रहे हो, इस कारण कटाने से अच्छा कि ऐसे ही कर दो इसको, क्यों हम अपना 1.25 नंबर गंवाएं। इससे अच्छा कि भाग कर देते हैं। 16 85 16 छक्के 96, तो इसको कटा दें, फिर 1 0 उतारे। देखो इसी में गड़बड़ होता है, अगर उसमें अगर बनाते ना कटाने वाले में तो यहीं पर बच्चे फंस जाते हैं। इसी कारण मैं इसको बताया हूँ कि अगर ऐसे सवाल दिया तो उसमें आपको कंफ्यूजिंग ही सवाल देगा। सिंपल आपको अगर भाग करने के लिए बोलेगा, विभाजित करने के लिए, तो उसमें कुछ ना कुछ बीच में कंफ्यूज ही रहेगा। तो उससे अच्छा कि आप भाग की विधि से बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप कटाने विधि में जाओगे तो यहाँ आप 0 बार नहीं पढ़ोगे पहाड़ा, सीधा आप पढ़ दोगे 48 के लिए, तो इसमें आपका उत्तर गलत आ जाएगा। तभी मैं बोला हूँ कि ये विधि से आप बनाओ तो फिर 16 शून्यम 16 जाएगा ये, ठीक। तो ये कट हो जाएगा, फिर 4 उतारेंगे, फिर 0 बार पढ़ेंगे, फिर 0 जाएगा, फिर घटाएंगे तो फिर ये 4 आएगा। अब उतारेंगे हम 8 को उतारेंगे ना सीधे में, तो ये हो गया 8, तो फिर 16 तिया 16 16 तिया 48 हो जाएगा ना। तो इसको हम फिर घटा देंगे, घर जाएगा पूरा। अब बचा हमारे पास 1। अब 1 के लिए, क्योंकि हम एक बार में एक संख्या उतारते हैं ना, बीच में हम डबल संख्या नहीं उतार सकते। फिर 16 शून्यम शून्य जाएगा ये, तो बचेगा 1, फिर यहाँ बचेगा 6, फिर 16 एकम 16। अब ये हो जाएगा हमारा कट। तो हमारा उत्तर कितना आया, और फिर हम लगा देते हैं, तो आ जाएगा 6,03,101। ये ऑप्शन कौन सा है हम देख लेते हैं इसको, 6,00,3,01 सी ऑप्शन में है। ठीक, अगर आपको विभाजित करने के लिए सवाल दिया रहेगा तो आप इसी विधि का ही उपयोग करना। आप वो विधि से बनाओगे कटाने वाले विधि से, ऊपर में इसको लिखिए नीचे में 16, तो इसमें आप फंस सकते हो भैया। तो आपको सोच समझ के ही सवाल हल करना है, क्योंकि आपको नवोदय का पेपर दिलाने का मौका एक बार ही मिलता है। प्रश्न संख्या 51। तो 51 प्रश्न है इसमें, किस दर पर रुपये 6,000 की राशि 5 वर्ष में रुपये 7,800 होगी। ठीक है, किस दर पर बोल रहे हैं, तो इसमें दर को पहले पूछ रहे हैं, दर को पूछ रहे हैं किस दर पर। अब देख इसमें दिया क्या गया है, किस दर पर रुपये 6,000, तो 6,000 मूलधन हो जाएगा ना, 6,000 हो जाएगा मूलधन। और उसके बाद बोला है समय 5 वर्ष, तो ये हो जाएगा 5 वर्ष समय में हो जाएगा। फिर हमको दिया है इतना हो जाएगी बोल रहे, मतलब रुपये 7,800 हो जाएगा। तो ये मिश्र धन है, इसी को पहचान करना पड़ता है, इतना हो जाएगा इतना दर पर या इतना समय पर, तो होता है मिश्र धन। तो 7,800 हो जाएगा। अब देखो इसमें हमको क्या दिया है, मिश्र धन दिया है और मूलधन दिया है। तो ब्याज तो इसी से बना होता है ना, ब्याज किससे बना होता है, ब्याज में मिश्र धन में मतलब ब्याज जुड़ा होता है, मूलधन और ब्याज जुड़ के मिश्र धन बना होता है। तो हमको मिश्र धन तो दिया है और मिश्र धन दिया है और मूलधन दिया है, तो इसको हम घटाएंगे तो हमारा ब्याज निकल जाएगा। तो चलो इसमें हम घटा देते हैं, 7,800 में 6,000 को घटाएंगे तो हमको ब्याज इसमें निकल जाएगा। तो 0 की 0 और 0 8 की 8 और ये, तो 1,800 रुपया हमारा ब्याज है। तो यहाँ लिख देते हैं 1,800। ठीक है, ब्याज भी हमारा निकल गया। अब हमको मालूम है कि अगर हमको यहाँ से अगर 4 में से 3 चीज़ मिल जाता है, मूलधन, दर, समय और ब्याज में से, तो हम सीधे सूत्र में मान भर देते हैं। तो हमारा सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज। इसी सूत्र का उपयोग हम पूरा चैप्टर में करते हैं ना, इसी से ही पूरा सवाल हल हो जाता है। हमको ज़्यादा सूत्र लिखना नहीं पड़ता, याद नहीं करना पड़ता है। तो मूलधन हमारा क्या है 6,000, तो यहाँ 6,000 लिख लेते हैं। फिर दर कितना है
दर को ज्ञात करना है तो दर को दर लिख लेते हैं। फिर समय हमारा है 5 वर्ष है तो 5 लिख लेते हैं, और उसके बाद बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज क्या निकाले हैं 1800। सिंपल सवाल है, बस हमको समझना इसमें यह है कि मिश्र धन दिया है और मूलधन दिया है, तो यहाँ से हम ब्याज निकाल सकते हैं घटा के। अब दर को बराबर करेंगे क्योंकि हमको दर ज्ञात करना है, तो सीधा हम बराबर के उस पर चले जाएंगे जहाँ क्या क्या लिखा है 100 गुणा 1800। 1800 अब बटे में ये सब आ जाएगा, जो गुणा में था वो बराबर के उस पर ले जाना है तो ये बटे में आ जाएगा। तो 6000 गुणा 5, तो 1 0 1 0 1 3 0 नीचे में 3 0 ऊपर में काट सकते हैं ना हम। और फिर 5 के पहाड़ा में ये कट जाएगा, चलो 6 पहले कटा देते हैं। तो 6 तिया 18 और यहाँ बचा 3, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। 6 तिया 18 नहीं सॉरी, उसके बाद 6 शून्य शून्य आ जाएगा। 6 तिया 18 भी बचे 6 शून्य शून्य, फिर 5 के पहाड़ा में 5 छक्का 30, इस तरह हो जाएगा। तो दर हमारा निकल के आ जाएगा फिर 6%। दर इसमें ही ज्ञात करना था, जो कि कौन से ऑप्शन नंबर में है, इसका ऑप्शन है डी। सिंपल होता है ना, मिश्र धन दिया और मूलधन दिया तो ब्याज निकाल लिए, फिर सूत्र में मान भर दिए। प्रश्न संख्या 52 प्रश्न में है, किसी समकोण त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। किसी समकोण त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर दिया है ना, समकोण त्रिभुज। तो पहले हम त्रिभुज को समझते हैं। जैसे कि देख हमारे पास आयत है, ये हम आयत बना लिए। अब समझना इसको समझोगे तो आपको सूत्र ना बहुत जल्दी इसका याद हो जाएगा, सरल हो जाएगा। आयत, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है, इसको हम लंबाई, इसको हम मानते हैं लंबाई मानते हैं इसको, या लंबाई ये हो जाता है चौड़ाई। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई हो गया। तो इसमें हमारा होता है इसका सूत्रफल लंबाई गुणी चौड़ाई होता है, सीधा सीधा बात, लंबाई गुणी चौड़ाई। ठीक है, ये हमारा हो गया आयत का। और आयत अगर इसी को हम त्रिभुज बनाते हैं तो ये 20 से अगर ऐसे कर दिए तो ये हमारा 2 त्रिभुज हो गया। ठीक है, एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज हो गया। मान लो ये ए त्रिभुज है और ये बी त्रिभुज, ऐसे मान सकते हो, या इसमें नाम भी देते हैं ना ए बी सी डी, तो ये हो जाएगा ए बी सी त्रिभुज, ये हो जाएगा ए और डी और ये बी, ऐसा या ए बी सी, इस तरह इसको अगर नाम दोगे तो अलग अलग त्रिभुज हो जाता है। तो इसमें हम क्या होता है, ये तो पूरा हो गया ना, लंबाई गुणा चौड़ाई, इस तरह हो गया। अगर हम इसी में त्रिभुज का निकालते हैं, त्रिभुज को ऐसे लिखा जाता है, त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा, देखो ये आयत का आधा है, एक त्रिभुज को अगर मानते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हुआ, ये आयत का आधा हो गया और ये आधा हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2, आधा को 1/2 लिखते हैं ना, 1/2 गुणा लंब गुणा आधार, ऐसे लिख सकते हो। यही है सेम, इसको अब आधार मानेंगे क्योंकि इसी से ये तो त्रिभुज बना है ना, तो ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। इस तरह इसमें होता है, तो इसका क्षेत्रफल यही होता है, लंब गुणा 1/2 लंब गुणा आधार। तो चलो हम इसी के हिसाब से बनाते हैं, जिसमें हमारा क्या क्या दिया है, त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का आधार दिया है, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर 4 सेंटीमीटर। इस तरह लिख लेने से सूत्र में मान भरने में आसानी होता है। 4 सेंटीमीटर ऊंचाई, 4 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई दिया है, ऊंचाई बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है। तो इसे पूछा समकोण, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा बोला है। तो चलो सिंपल सवाल है, हम त्रिभुज पहले एक तो बना लेते हैं। ये हमारा त्रिभुज हो गया, त्रिभुज में इसमें अब दर्शाने की जरूरत नहीं, लेकिन चलो दर्शा देता हूँ, ए बी सी, इस तरह। तो आधार कितना दिया, 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। और इसका ऊंचाई कितना दिया, 6 सेंटीमीटर, मतलब लंब को ऊंचाई बोलेंगे, तो ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें हमको 1/2 लंब गुणा आधार होना चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल बराबर 1/2
लम गुणा आधार, तो हो जाएगा 1/2 लम कितने हमारे पास 6 सेंटीमीटर, तो हो गया 6 सेंटीमीटर, और आधार कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, जो कर उसको कटा देते हैं, तो ये कट जाएगा 2 तिया 6, तो हमारा क्या बचा ये 4 तिया 12 और 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर दोनों गुणा करेंगे तो वर्ग बन जाता है, तो 12 वर्ग सेंटीमीटर इस तरह होता है, 12 वर्ग सेंटीमीटर। इसको क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है ना, क्षेत्रफल सीधा डाल देते हैं। अगर इसमें अगर कणों को पूछा तो इसका सूत्र अलग हो जाता है। तो ये सब चीज़ को आपको तैयारी करना है, रेखा गणित में यही सब आते हैं। तो ये है हमारा ऑप्शन सी है, 12 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आधार इतना था, ऊंचाई इतना था, इसको त्रिभुज बनाए तो इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। तो इसमें क्षेत्रफल में क्या क्या जरूरत है, 1/2 लंब गुणा आधार, तो ये 1/2 मतलब आधा हुआ, लंब गुणा आधार उसका आधा हुआ नहीं, इसका आयत का आधा हुआ ये, तो आधा लंब गुणा आधार, तो ये कटा फिरा दिए, फिर हमारा आ गया 12 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 53 प्रश्न है इसमें, 30 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में से 6 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। सिंपल सवाल है। घन घन क्या होता है, पहले हम घन को समझ जाते हैं ना। जैसे कि घन बनता है वर्ग से, ये हुआ वर्ग, अगर वर्ग से ही घन बनता है, ये घन का होगा चित्र। ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं 30 सेंटीमीटर इसका पूरा किनारा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब बोल रहा है इसी में से हमको एक छोटा, इसी में से हमको 6 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन इसका बन सकता है, बोल रहा है 6 सेंटीमीटर किनारे वाले इसका हम कितने घन बना सकते हैं, छोटा छोटा बनाना है मतलब इसका। तो बोल रहा है कि कितना बन सकते हैं, तो क्या करते हैं, ज़्यादा रहता है और कम को निकालना होता है तो भाग देना पड़ता है ना, तो इसको हम भाग देंगे तब आ जाएगा। जैसे कि ये हो गया इसका 6 सेंटीमीटर का सब, लंबाई चौड़ा और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर का सब। ठीक है, तो समझ आएगा ना, ये है 30 सेंटीमीटर का बड़ा है, इसे हमको काट के छोटा छोटा बनाना है, तो कितने बनेंगे ऐसे पूछ रहे हैं। तो चलो हम इसको लिख देते हैं, तो इसका बटे में वो हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर गुड़ी 30 सेंटीमीटर गुड़ी 30 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके बटे में उसका हो जाएगा लंबाई चौड़ा और ऊंचाई, ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ही है ना। ये अगर चाहते तो आप लिख सकते हो, ये सूत्र है लंबाई गुड़ी चौड़ाई गुड़ी ऊंचाई, उसके बटे में फिर छोटा वाला घन का लंबाई गुड़ी चौड़ाई गुड़ी ऊंचाई। ये घन जो है वर्ग से बनता है, मैं आपको बना के दिखाया। इस तरह हो गया 6 सेंटीमीटर गुड़ी 6 सेंटीमीटर गुड़ी 6 सेंटीमीटर, ये छोटे वाले घन का है, ये बड़े वाले घन का है। तो अब कटा देते हैं, ये सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर था ना, सेंटीमीटर था। अब चलो इसको काट देते हैं, तो 6 पंचे 30, ये भी 6 पंचे 30, ये भी 6 पंचे 30, तो हमारे पास क्या बचा है 5 गुणा 5 गुणा 5, तो क्या हो जाएगा ये 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, 125, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, डी में है। सिंपल सवाल था, मतलब हम 125 इतना छोटा छोटा घन इससे काट सकते हैं, बड़े वाले से 125 छोटा छोटा घन काट सकते हैं बड़े वाले घन से। प्रश्न संख्या 54 प्रश्न में है, किसी वस्तु को 110 में बेचने पर 12% की हानि होती है। ये डबल प्रश्नों से मिलकर बना है, और यहाँ पर फिर बोल रहे हैं उस वस्तु पर 8% लाभ लेने के लिए उसे कितने में बेचा जाए। तो इसमें सबसे पहले तो हमको क्रय मूल्य निकालना है, उसके बाद जब क्रय मूल्य निकल जाएगा तो उसमें हमको 8% लाभ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हम इसमें क्रय मूल्य पर निकालते हैं। पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं ना, तो हमें विक्रय मूल्य दिया, इसमें बेचने पर बोल विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 110 रुपये, और हानि कितना प्रतिशत बता रहा है 12%। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमको अगर विक्रय मूल्य दिया और हानि प्रतिशत दिया है या लाभ प्रतिशत दिया है, तो क्रय मूल्य को निकालना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य को हम पहले इसमें मानते हैं, तो क्या मानेंगे इसमें 100 मानते हैं क्रय मूल्य को,
इससे हमारा प्रश्न सरल हो जाता है। माना 100 रुपये क्रय मूल्य, या फिर क्रय मूल्य 100 ऐसे भी लिख सकते हो आप, चलो ऐसे लिखने में ज़्यादा अच्छा है। माना क्रय मूल्य 100, माना क्रय मूल्य बराबर 100 माने हम, ठीक है। तो हानि कितना हो रहा है? 12%। 12% हानि पर विक्रय मूल्य बनाएंगे। पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 12% हानि हो रहा है। जैसे कि हमारे पास 100 रुपये है, इसमें 12 हानि होगा तो क्या हो जाएगा? ये 88 हो जाएगा। इस तरह होता है, हानि हो रहा है, हानि मतलब घाटा हो रहा है, तो ये हो जाएगा 88 हो जाएगा, ठीक है। 12% हानि पर विक्रय मूल्य 88। अब हम इसी को पढ़ लेंगे, क्योंकि हमको क्रय मूल्य को ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य को हम उस तरफ रखेंगे। तो 88 रुपये विक्रय मूल्य, 88 रुपये विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या है? अगर हमारा 88 रुपये विक्रय मूल्य प्रश्न में दिया है, मान के चलो इसमें ज़्यादा दिया है, इसको भी हम नहीं ले रहे हैं, तो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा 100 रुपये हम बना रहे थे। 88 रुपये अगर हमारा विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य क्या है? 100 रुपये है, ठीक है। अब हम 1 रुपया लेके बनाते हैं, क्योंकि हमको अभी ज़्यादा का मालूम है, 88 रुपये विक्रय मूल्य मालूम है, लेकिन हम 1 रुपया का बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? बटा में हो जाता है। 1 रुपये विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर 100 बटा 88, ठीक है। अब हमारा विक्रय मूल्य कितना है प्रश्न में, उससे अब लेके बनाएंगे, ठीक है। हम जमा लिए, इसको आपको जमाने आना चाहिए ना, कि कभी कभी क्या होता है, हम अगर हल करते रहते हैं तो हम 88 के ऊपर में लिख देते हैं और 100 के नीचे में। इसी को आपको समझना है। अगर जिसको ज्ञात करना रहता है, जिसको हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है और विक्रय मूल्य दिया है, 12% हानि है, तो उसको हम नीचे में लिख दिए, इस तरह होता है इसमें। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना है? 110 रुपये विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा हमारा 100 बटे में 88 गुणा 110। तो चलिए इसको कटाते हैं, सब 2 के पहाड़े में कट जाएगा। पहले इसको कटाते तो हो जाएगा 2 पंचे 10, फिर यहाँ बचा 2 पंचे 10, और जो 2 के पहाड़े में 2 चौक 8, ठीक है। अब 11 के पहाड़ा सीधा कटा देते हैं, तो 11 पंचे 55 ये हो जाएगा, और ये 11 चौक 44 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 4 दूनी 8, फिर यहाँ 2 बटा, तो 4 पंचे 20, ठीक है। ये कट गए। अब हमारा भी क्रय मूल्य कितना निकल गया? क्रय मूल्य हमारा निकला 25 पंचे 125। हम यहाँ क्रय मूल्य ही निकाल रहे थे ना, पहले क्रय मूल्य निकल गया, अब हमारा 125 रुपये क्रय मूल्य निकल गए, ठीक है। अब क्रय मूल्य निकला, क्रय मूल्य निकालना थोड़ा कठिन रहता है, लेकिन अगर समझ जाओगे तो उतना कठिन नहीं होता है। लेकिन ये माना वाले विधि से बनाओगे आप 100 रुपये मानने से ना, बहुत सरल हो जाता है। तो हमारा, अब देख, अब इसी का हम क्या निकालेंगे? 8% लाभ कमाना चाहता है 125 में। हमारे पास पैसा कितना है? 125 रुपये। तो 125 में हमको 8% लाभ चाहिए। 8% लाभ कमा के हम उसको बेचना चाहते हैं, तो कितने में बेचेंगे? ऐसे बोल रहे हैं प्रश्न। तो 125 का हम 8% निकाल देते हैं। तो 125 का मतलब गुणा के चिन्ह 8%। 8% मतलब 8 बटा 100 होता है। चलो इसको कटाते हैं। 2 के बारे में 2 चौक 8, और ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 शून्यम 0, 2 पंचे 10 और 2 शून्यम 0, फिर 2 के पहाड़ा में 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 25, ठीक है। 2 दूनी 4, फिर बचा 2 पंचे 10। अब ये 25 के पहाड़ा में 25 पंचे 125, 25 चौक 100 हो जाएगा, 25 पंचे 125। तो हमारे पास बचा क्या क्या बचा यहाँ? 5 दूनी 10 बच गया, 5 दूनी 10 रुपये, ठीक है। तो हमारा कितना का सामान, कितना रुपया था क्रय मूल्य? 125 था। क्रय मूल्य 125 था। 125 के वस्तु को हम 10% लाभ पर बेचना चाहते हैं ना, 10% लाभ बोले हैं ना इसमें, 8% लाभ पर, सॉरी 8% लाभ पर। तो कितना आया 8% लाभ उसका? 10 रुपये। तो 10 रुपये इसमें जोड़ दो, क्योंकि 10 रुपये लाभ, मतलब 125 के वस्तु को हम 10 रुपये लाभ लेके बेचना चाहते हैं। 10 रुपये हमारा लाभ होना चाहिए। तो कितने में बेचेंगे? 5 की 5, 3 की 3 और 1 की 1, तो मतलब 135 में बेचेंगे, तब हमारा 8% लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर है सी में है, ठीक है।
पहले हम क्रय मूल्य निकाले 125 आया, 125 का हम 8% निकाल दिए, कितना आया 10 रुपये आया। अब इसी 10 को हमको 125 में जोड़ना है, क्योंकि हमारा क्रय मूल्य था, मतलब सामान का रेट था 125, 125 में हमको 10 रुपये फायदा चाहिए। रुपया में ये 10 है, लेकिन प्रतिशत में कितना था, ये 8 था। 8% का मतलब 10 रुपये होता है इसमें 125 में, तो ये 135 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55। तो 55 प्रश्न में है, ये दशमलव का सिंपल सवाल है ना, दशमलवों का जोड़ना है। तो इसमें चलो इसको देख लेते हैं। तो इसमें दिया है 666.66 धन 66.66 धन 6.66 धन 6 धन 0.66 बराबर 100। बच्चे यहीं हड़बड़ा जाते हैं, 100 को देखते हैं तो ये क्या है इस तरह, तो इसका कुछ मतलब नहीं, इसको सीधे सिंपल जोड़ना है, फिर यहाँ क्या आएगा ऐसे बोल रहा है, प्रश्न बोल रहे हैं। चलो इसको जोड़ देते हैं। तो 666.66, फिर उसके नीचे में क्या है, दशमलव के नीचे में दशमलव होना चाहिए ना, ये आपको हम बार बार सिखा चुके हैं दशमलव के चैप्टर में। तो ये हो गया 6 और 6, फिर दशमलव नीचे दशमलव, फिर 6, फिर इसके बाईं ओर क्या है 6 है, फिर है ये 6। देखो अब यहाँ क्या है, सिंपल 6 है, तो इसे दशमलव के बाद लिखे, दशमलव के पहले लिखे। यहाँ भी बच्चे फंसते हैं। तो ये पूरा अपने आप में पूर्णांक है, इसको हम 6 बोल सकते हैं। तो इधर के संख्या को हम 6 या 66 इस तरह बोलेंगे ना, तो ये इधर हो जाता है, आ जाएगा ये। तो ये रहेगा यहाँ। अब यहाँ कुछ नहीं था, 0 0 डाल सकते हो। फिर उसके बाद है दशमलव 0, फिर 6 और 6। अब इसको कुछ करना नहीं है, सिंपल जोड़ना बस है। तो देखो 6 कम 6, 6 2 12, 6 18, 6 24, 24 की 4 हासिल आया 2, फिर कितना है, फिर 6 24 हो जाएगा, 4 है तो, और 24 और 2 26 की 4 और दशमलव, फिर हासिल 2 आ जाएगा यहाँ भी। तो फिर 6 चौक 24 और 2 26 की 6 हासिल, 26 की 6 हासिल 2 आ जाएगा। 6 2 12, 2 14 की 4 हासिल 1, 6 और 1 7। ठीक है, सिंपल जोड़ना बस है, इसमें आपको हड़बड़ाना नहीं है कुछ, बस जमाना आना चाहिए आपको दशमलव के सवाल को। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है भैया इसमें, 6746.64 डी ऑप्शन में है ये। अगला प्रश्न है 56। एक विद्यालय शीतकाल में 15 अक्टूबर को बंद हुआ। शीतकाल जो शीतकालीन का छुट्टी होता है, तो उसमें क्या बोल रहे हैं, 15 अक्टूबर को बंद हुआ और 20 नवंबर को पुनः खुला। विद्यालय कितने दिनों के लिए बंद रहा। चलो इसको हम बनाते हैं। तो देख 15 अक्टूबर बोल रहे हैं ना, इसमें तो पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कौन से महीना कितने दिन का होता है। इसके लिए एक कविता है, 30 दिनों का माह सितंबर, वही जून अप्रैल नवंबर। इस तरह 4 महीना जो होता है 30 दिनों का होता है। 30 दिनों का माह सितंबर हुआ, वही जून अप्रैल और नवंबर, ये 4 महीना जो है 30 दिनों का होता है। फिर बाकी सब 31 दिन का होता है, सिर्फ फरवरी को छोड़ के। फरवरी या तो 28 दिन का होगा या 29 दिन का होगा, ये उसके समय पर निर्भर करता है। तो इसको चलो हम हल करते हैं उसी विधि से। तो अक्टूबर के बारे में बात चल रहा है ना इसमें। अक्टूबर महीना कितने का होता है इसमें, क्योंकि हमारे कविता में जो बोले वो नहीं आया है, मतलब ये 31 दिन का होगा। ठीक है, अब इसमें बोला है एक विद्यालय शीतकाल में 15 अक्टूबर को बंद हुआ। तो अक्टूबर कितने दिन का हुआ, 31 दिन का। तो 15 अक्टूबर को बंद हुआ, तो खुला कितने दिन था उसको निकाल देते। तो 14 दिन स्कूल खुला था, उसको घटा देते हैं, ताकि 11 में 4 गए तो 7, और ये 2 हो जाएगा, तो 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, 17 दिन। ठीक है, 17 दिन यहाँ इस महीने में बंद रहा अक्टूबर में। ठीक है, 17 दिन इसमें बंद रहा। अब उसके बाद और क्या बोले हैं, पुनः 20 नवंबर को खुला। 20 नवंबर को खुला है, मतलब इसमें 19 दिन बंद रहा। ये सीधा बात है, 19 दिन इसमें बंद रहा। तो दोनों को जोड़ देते हैं, 9 और 7 16 की 6 हासिल 1 1 1 2 और 1 3, 36 दिन मतलब बंद रहा टोटल। सिंपल सवाल, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है ना, यहीं पर गड़बड़ाते हैं बच्चे। 15 अक्टूबर को बंद हुआ तो 15 को घटा देंगे। तो 15 अक्टूबर को बंद हुआ तो बंद वाले में गिनते आएगा 15 से, तो इसको घटाएंगे तब निकलेगा टोटल 17 दिन बंद रहा। अगला प्रश्न है 57। यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 11 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वही गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो
5 मिनट देर से पहुँचता है। ठीक, तो इसमें देर दिया है, इसको समझना है प्रश्न को। तो चलो हम इसको सीधे सूत्र के रूप में ही भर देते हैं डायरेक्ट। तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि 2 चाल दिया है, एक तो दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बड़े वालों को पहले लिख लेते हैं, 50 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको सवाल को अगर नहीं आता है बनाने तो आप किसी भी तरह उसमें काट फिर के ऑप्शन में उत्तर लाने की कोशिश किया करो, कोई को हल क्या है हो जाता है ऐसे ही। अब सूत्र कितनों याद करोगे फंस ही जाओगे, उससे अच्छा है कि सवाल को आप फिट करो कैसे जैसे ही करके, फिर उसको काट के देखो उत्तर आ जाता है। तो इसमें क्या है, ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा गुणित 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम इसी को घटाएंगे एक बार, 50 किलोमीटर, ये सूत्र है ना एक, लेकिन बड़े क्लास के बच्चे एक बार याद रख सकते हैं सूत्र को। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा ऋण 40 किलोमीटर प्रति घंटा, एक बार इसको गुणा करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को एक बार घटाएंगे, बस ये है इसका सिस्टम, किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय दिया है तो समय को गुणा में लेंगे, तो समय क्या दिया है, 11 मिनट दिया है। अब देखो इसमें यहाँ भी चेंज हुआ है ना, यहाँ किलोमीटर में बात चल रहा है घंटा में, और यहाँ मिनट हो गए, और ऋण 5 मिनट दिया है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको भी घंटा में बदल देंगे, ये छोटा है तो बड़े में बदल रहे हैं, मिनट के बाद घंटा आता है तो 60 का भाग हो जाएगा। चलो एक बार इसको हम घटा के लिख लेते हैं, तो ये तो वही इसको लिख लेते हैं। अभी हम घटाना वालों को हल करेंगे पहले। 50 किलोमीटर प्रति घंटा गुणित 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा को घटाएंगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। गुणा में क्या दिया है, गुणा में 11 मिनट, इसको चेंज कर लिया, अब 1 घंटा बन गया है ना ये, क्योंकि हम नीचे में 60 का भाग दिए हैं तो 1 घंटा बन गया है। तो आ जाएगा हमारा 6 घंटा हो जाएगा, 6/60 घंटा बोलेंगे इसको। ठीक है, अब कटा के इसको छोटे कर सकते हो, तो 6 एकम 6 और 6 दहम 60, इस तरह कर सकते हो। अब यहाँ पर भी आप कटा लो इसको, तो ये कर जाएगा 1 0 1 0, यहाँ भी 1 0 में 1 0, तो क्या बचा हमारे पास, 5 चौक 20, और देख किलोमीटर प्रति घंटा तो ये पूरा कट जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा पूरा काट दो इसको। यहाँ पर भी घंटा था ना, किलोमीटर प्रति घंटा था, तो ये पूरा कट गया। अब यहाँ बचा हमारा 1 घंटा यहाँ है और 1 घंटा यहाँ है, ये बटा में है या गुणा में है तो ये भी कट जाएगा, सिर्फ किलोमीटर बचा है यहाँ 5 और 4। ठीक है, ये 4 बचा है यहाँ क्योंकि 0 बस वो काटे थे, तो हो जाएगा 5 चौक 20 किलोमीटर, दूरी पूछा है ना, तो बस यही उत्तर आ जाएगा। देख लो ऑप्शन कौन सा है, 20 किलोमीटर, सी ऑप्शन है। कोई भी सवाल ऐसे आता है मंजस वाला, उसको थोड़ा देख के अपने हिसाब से, अब तो गणित में प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा भैया, हर प्रकार का सवाल। प्रश्न संख्या 58 में दिया है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, 0 से, तो लिख लेते हैं औसत बोला है ना, तो 0 से चालू होता है ना पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 5 होगा ना, 0 को गिनोगे, 0 से ही स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या। अब इसका औसत बोला है ना, तो औसत में क्या होता है, इसको अंकों गिनना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 प्रश्न में ही दिया है, गिनना नहीं पड़ेगा, तो 5 में ही भाग देंगे, सिंपल होता है। तो पहले इसको जोड़ेंगे, तो 4 3 7 2 9 1 10, 4 3 7 2 9 1 10, 10/5 हो जाएगा। तो भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, तो क्या आया इसका औसत 2 आया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए में ही है, शुरू ही ऑप्शन में है। प्राचीन संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या सब याद होना चाहिए भैया, बहुत गणित आता है ना इस चैप्टर से। अगला प्रश्न है 59। तो 59 प्रश्न में है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 6/5 गुनी है, लंबाई को बोल रहे हैं ना। तो चलो हम आयत का चित्र बना लेते हैं। यदि इसका क्षेत्रफल 1080 वर्ग मीटर है तो परिमाप कितना होगा, परिमाप पूछा है फिर, तो हम एक आयत लेते हैं, आयत का हमारे चित्र हो गए। तो इसका बोल रहे हैं एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की, तो चौड़ाई को एक समान है क्योंकि चौड़ाई की बोल रहे हैं ना, प्रश्न को समझना पड़ता है किसको एक समान है, किसको फिर क्या करना है। तो चौड़ाई की बोला, तो चौड़ाई को एक समान है, तो इसका क्या है, चौड़ाई का
6/5 गुना है, तो 6/5 कर लेंगे। ठीक, आ जाएगा सवाल फिर 6/5 हो गया, 6/5 गुना है। अब देखो इसी के हिसाब से हम हल करेंगे। तो अब इसमें आयत का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे ना। आयत का क्षेत्रफल दिया भी है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। सिंपल होता है, आयत बना लिए तो ये लंबाई और चौड़ाई दोनों को गुणा करेंगे तो ये हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलो हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, दोनों को अगर हम गुणा करें तो ये क्षेत्रफल निकाल गए। तो ये क्षेत्रफल हमको कितना दिया है प्रश्न में, प्रश्न में दे दिया है 1080 वर्ग मीटर दिया है। ठीक है, क्षेत्रफल 1080 वर्ग मीटर। ठीक है, तो इसमें अब इसके हिसाब से बनाएंगे ना, 100 के हिसाब से। तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई कितना है 100 गुणा 6/5 गुणा चौड़ाई 100 है तो 100। ठीक है, पहले हमको इसमें 100 का मान निकलेगा तभी तो हमारा पूरा मान निकलेगा ना। अभी तो क्या है 100 गुणा 6/5 लंबाई हुआ है और चौड़ाई क्या हुआ है 100 बस हुआ है। तो हम इसको 100 का मान पर ही निकालना है यहाँ। तो चलो फिर इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 1080 वर्ग मीटर। कुछ नहीं करना है, जो दिया उसी को लिखते जाना है, एक एक चीज़ को हल करना है। पहले इसको गुणा कर लेते हैं, हो जाएगा 100 स्क्वायर गुणा 6/5 हो जाता है। तो हमको 100 का मान निकाला तो 100 को बराबर में ले लेते हैं। तो 100 स्क्वायर बराबर हो जाएगा, सीधा बराबर की इस पर आ जाते हैं, ये हम हमेशा बोलते आए हैं। तो ये हो गया वर्ग मीटर, फिर ये भाग एक गुणा में ना तो उस पर बराबर की उस पर ले जा रहे हैं, इसको इस पर ला रहे हैं तो ये भाग में हो जाएगा। तो भाग क्या होगा, पलटेगा तो ये हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पलटता है ना, यहाँ गुणा में तो भाग में गया, भाग क्या होता है पलटता है। तो ये कटा देते हैं, तो 6 एकम 6, यहाँ 4/6 48 और 6 शून्यम 0। फिर हमारा 100 का स्क्वायर क्या आ गया 18×5 90 और एक जीरो और बचा है वर्ग मीटर आया। ठीक है, अब हमारा 100 स्क्वायर का मान अभी निकला है ना, हमको 100 का मान चाहिए। तो चलो हम 100 बराबर कर देते हैं। तो ये जो है वर्ग के रूप में इसमें चढ़ जाएगा, ऐसे होता है, बस इसका वर्ग हटाएंगे तो इसके ऊपर आके चढ़ जाएगा। तो ये 900। ठीक है, 900 वर्ग मीटर। तो ये क्या है 100 बराबर करेंगे तो इसका मतलब होता है 30 मीटर गुणी 30 मीटर। ठीक है, इसको हम तोड़ दिए 900 को, अगर 30 को हम 2 बार गुणा करेंगे तभी तो 900 वर्ग मीटर बनेगा ना। तो 30 मीटर को फिर हमारा 100 का मान क्या निकल जाएगा, इसमें जब जोड़ी के रूप में निकलता है तो 1 निकलता है तो 30 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 100 का मान हमारा 30 आ गया, हम यही निकाल रहे थे अभी तक। अब देखो 100 का मान 30 मीटर निकला ना, तो जहाँ जहाँ 100 वहाँ 30 लिख देते हैं। यहाँ भी 100 है तो 100 बराबर 30। ठीक, यहाँ भी 100 है तो यहाँ भी 30 हो जाएगा 100 की जगह में। तो इसको आगे में लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 30 गुणित 6/5, तो हो जाएगा 5 छक्का 30, मतलब इसका लंबाई कितना निकल गया 6 छक्का 36 मीटर निकल गया। ठीक है, और चौड़ाई कितना निकला था 30 मीटर, क्योंकि 100 का मान ही चौड़ाई तो हम निकाले थे ना शुरू में 30 मीटर। ठीक, अब हमको लंबाई भी मिल गया 36 मीटर, चौड़ाई भी मिल गया, यहाँ भी 30 मीटर हो जाएगा और यहाँ भी 36 मीटर हो जाता है। अगर परिमाप पूछा होगा तो देखते हैं क्या पूछा प्रश्न में आगे। तो इसका परिमाप ही पूछा है, तो परिमाप में क्या होता है चारों भुजाओं का योग करते हैं, मतलब चारों भुजा को जोड़ते हैं परिमाप बराबर। चलो जोड़ देते हैं, परिमाप पूछा है तो। ठीक, ये प्रश्न बहुत मस्त प्रश्न है, इसमें हर चीज़ आपको बनाना पड़ रहा है, मस्त प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों का बिल्कुल प्रैक्टिस करना चाहिए, ऐसे प्रश्न बनाने से दिमाग खुल जाता है। तो परिमाप तो है पहले 36 मीटर धन 30 मीटर धन 36 मीटर धन 30 मीटर। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 3 चौक 12 120 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 130 और 2 132 मीटर 132 मीटर। ठीक है, परिमाप हमारा आया 132 मीटर। 3 चौक 12 हो गया, 30 जोड़े तो 120 हो गए, और 6 6 12 और हो जाएगा, 12 और जोड़े हैं तो 132 मीटर आना चाहिए। हाँ ठीक है, सी ऑप्शन में ना 132 मीटर। ठीक है, इसमें हम पहले क्या किए आयत का चित्र बनाए, फिर माने एक समाने चौड़ाई को, अब इसका ये 6/5 गुना चल लंबाई बोला है तो इसको 6/5 कर लिए। सिंपल तो दिया है आयत का क्षेत्रफल दिया प्रश्न पहले से इतना ले लिए, फिर आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है लंबाई गुणी चौड़ाई, इसको भर दिए तो फिर हमारा 100 का मान यहाँ निकल गया
चौड़ाई 30 मीटर। फिर हमको 30 मीटर ये निकला, तो इसी एक सा का मान निकला है ना, यह भी एक समान थे, उसका भी मान निकालिए। तो हमारा लंबाई होगा 36 मीटर। फिर दोनों निकल गया लंबाई चौड़ाई। फिर उसका परिमाप का सूत्र होता है चारों भुजाओं का योग, आयत का परिमाप बराबर। प्रश्न संख्या 60, जो इस हमारे मार्क टेस्ट का आखिरी प्रश्न है। तो इसमें निम्नलिखित में से इतना को गुणा करने पर निकटतम मान क्या है। तो इसको हम गुणा करेंगे, फिर निकटतम मान बताएंगे। सिंपल सवाल है, चलो गुणा कर लेते हैं इसमें। तो हो जाएगा ये ऐसे, तो इसको 5 एकम 5, चलो गुणा करके बताते हैं, सिंपल नहीं बताएंगे अभी। तो यह हो जाएगा 8 9 8 72, 72 की 2, 72 की 72 हो जाएगा, 0 है लास्ट में तो, और 8 एकम 8। फिर करेंगे तो शून्य का शून्य शून्य और शून्य हो जाएगा। फिर कट लगाएंगे तो फिर 9 9 81 की 1 और 0 है, तो फिर 8 की 8 हो जाएगा। फिर 9 एकम 9, फिर यहाँ कट कट और एक कट और लगा दो। फिर 5 9 45 की 45 हो जाएगा, और ये 5 एकम 5। तो इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 7 8 और 1 9, 8 5 13 की 3 हासिल 1, 9 1 10 4 14 की 4 हासिल 1, और ये 6। देखो दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा, दशमलव लगाना तो आपको आता है ना गुणा में। तो 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो इसमें निकटतम मान बताना है ना, तो 6 जो है किसके निकट में है, 6 तो 6 के निकट में है ना। अगर यहाँ कहीं 5 हो जाता है, या 6 7 8 9 कुछ भी हो जाता, तो ये 7 के निकट में आ जाता। लेकिन यहाँ 4 है छोटी, तो ये 6 के निकट में ही है, तो इसके निकटतम आएगा। ऑप्शन में देख के बताना है, तो 6 है। कुछ नियम होता है निकटतम मान का, बी ऑप्शन में है ना। तो वीडियो को हमारा लाइक शेयर कीजिए, धन्यवाद।